अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम बेसिकली डिवाइस स्टडी करेंगे वो थायरिस्टर है। और इससे पहले कि हम बेसिक स्टडी ऑफ द डिवाइस पे जाएं, आई वुड लाइक कि हम एक कंपैरिजन ड्रॉ करें जो डिवाइसेस आज तक हम पढ़ चुके हैं और उस डिवाइस के दरमियान जो हम पढ़ने वाले हैं। ये थर्ड डिवाइस है हमारी थायरिस्टर। इससे पहले जो है हम पावर डायोड और पावर ट्रांजिस्टर्स पढ़ चुके हैं। देखना चाहते हैं कि ये बेसिकली ये दो जो डिवाइसेस हैं इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरीके से ये जो डिवाइस डेवलपमेंट है ये चली और जिसके नतीजे में जो है आज जो हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अंदर वैरायटी देखते हैं वो किस तरीके से जो है वजूद में आई। तो वी विल स्टार्ट विद द कंपैरिजन। हमारे पास जो सबसे पहली डिवाइस है दैट इज दी पावर डायोड। और पावर डायोड जो है बेसिकली हमने देखा कि एक बड़ी सिंपल डिवाइस है जो सिंपली एक पीएन जंक्शन के ऊपर बेस करती है। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि ये तमाम डिवाइसेस जो है मिनॉरिटी कैरियर कंट्रोल डिवाइसेस हैं, ठीक है। और इनकी जो इन डिवाइसेस के अंदर जो करंट फ्लो में जो मेजर रोल प्ले किया जाता है वो मिनॉरिटी कैरियर्स रोल प्ले करते हैं। अच्छा, पावर डायोड जो है मेरा सिंपल, ये सिंबल्स बने हुए हैं आपके पावर डायोड का जो है कि सिंबल है देन द ट्रांजिस्टर एंड देन वी हैव द थायरिस्टर। इंटरेस्टिंगली जो डायोड और थायरिस्टर है दे वेरी similar symbols. Only difference is basically the gate terminal added up. ठीक है। तो दिखाना चाहेंगे कि भाई किस तरीके से डायोड और थायरिस्टर के दरमियान ये किस तरह का जो है रिलेशनशिप है और किस तरीके से जो है ये दे आर बोथ सिमिलर एट द सेम टाइम डिफरेंट। ठीक है। मेन चीज अगर आप देखें तो डायोड इज ए वेरी सिंपल डिवाइस, ओनली वन पीएन जंक्शन, whereas in थायरिस्टर there are 3 पीएन जंक्शन। ठीक है। सो ऑब्वियसली जो पहली आ रही थी ना कि जी सिंबल्स सेम है तो शायद कोई ऐसी सिमिलैरिटी हो, लेकिन दे आर क्वाइट डिफरेंट डिवाइसेस। इन बेसिकली हमारे पास जो डेवलप हमने लास्ट डिवाइस पढ़ी थी वो पावर बीजेटी थी। कंट्रोलेबिलिटी के हवाले से देखें, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्विच के लिए। आपके पास जो डायोड है इट इज टोटली अनकंट्रोलेबल और ये सिर्फ लाइन पे डिपेंडेंट है। इसकी जो स्विचिंग है वो लाइन डिपेंडेंट है, यानी आपकी लाइन की सिचुएशन क्या है दैट डिफाइंस कि आपकी डिवाइस किस तरीके से बिहेव करेगी या किस स्टेट में जाएगी। सो इफ द लाइन पोलैरिटी इस किस्म की है कि इट सपोर्ट्स फॉरवर्ड वाइज देन द डिवाइस इज टर्न डाउन इन द टर्न डाउन स्टेट, और इफ द पोलैरिटी इज सच कि वो रिवर्स वाइज को सपोर्ट करती है देन द डिवाइस इज टर्न ऑफ or it will basically not allow any current to flow through it. Whereas बिल्कुल इसके ऑपोजिट में अगर हम ट्रांजिस्टर को देखें तो इट्स अ फुली कंट्रोल्ड डिवाइस और इसके अंदर जो आपका जो मेन फैक्टर है वो आई बी द बेस करंट वो डिसाइड के आपकी डिवाइस की स्टेट क्या होगी, इज इट ऑन और ऑफ। ठीक है। अगर हम बेस करंट को 0 कर दें तो डिवाइस कट ऑफ में चली जाएगी एंड इट विल बी टर्न ऑफ, or if we basically increase the base current beyond its saturation level then the device will be turned on and it will conduct। ठीक है। अब आते हैं हम बेसिकली थायरिस्टर की तरफ और मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया पार्शियली कंट्रोल्ड एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये चीज जो है ये ऑब्वियसली हमने डायोड या ट्रांजिस्टर में यूज नहीं की। पार्शियली कंट्रोल्स मींस के टू टर्न ऑन द डिवाइस टर्न ऑन जो है ये कंट्रोलेबल है, आप जब चाहें इसे टर्न डाउन कर सकते हैं, बट टर्न ऑफ जो है दैट इज नॉट कंट्रोलेबल और इंस्टेड यू रिक्वायर सर्टेन सर्किट टेक्निक्स टू टर्न इट ऑफ। ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो भी लेक्चर जब प्रोसीड करेगा तो फिर हम एट टाइम एक जगह पे आएंगे जहाँ पे हम सर्किट टेक्निक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा मैं समझें कि ये बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि जो हमारी डिस्कशन है वो क्या है। अच्छा जी, तो ये अब अगर हम देखते हैं कि जी ट्रांजिस्टर पूरा ही फुली टर्न कंट्रोल था तो ये फिर हमें नेक्स्ट जो है वो एक पार्शियली कंट्रोल डिवाइस बनाकर क्या फायदा हुआ। ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये बेसिकली इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि जी जो ट्रांजिस्टर के मेन फ्लॉ है वो बेसिकली जो है बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। पहली बात तो ये कि ट्रांजिस्टर जो है ना वो इस किस्म की डिवाइस है कि
जब तक आपने उसको टर्न ऑन रखना है, यू हैव टू कीप द बेस करंट टू ए सर्टेन लेवल, और वो जो बेस करंट टू ए सर्टेन लेवल आपने मेंटेन करना है, इट डिपेंड्स अपॉन द बीटा। ठीक है, तो अगर तो बीटा हाई हो फिर तो बहुत थोड़ा करंट देना पड़ेगा आपको, लेकिन आपको पता ही है कि पावर ट्रांजिस्टर का बीटा ज्यादा नहीं होता, so as a result quite lot current has to be maintained on the base terminal to just to keep the device on, and that's in reality is the major flaw। ये वो फ्लॉ है जो बेसिकली आप डिवाइस डिजाइनर के लिए था कि जी आप ऐसी डिवाइस ढूंढें जिसमें बेसिकली यहाँ पे जो एफिशिएंसी है ना वो बढ़ाई जा सके। तो वैसे तो थायरिस्टर पहले इन्वेंट हुआ या ट्रांजिस्टर से, लेकिन यहाँ पे जो चूंकि डेवलपमेंट इस तरीके से मैं कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगाया है कि जैसे थायरिस्टर जो है इन अ वे सुपीरियर है ट्रांजिस्टर से। थायरिस्टर जो है उसको टर्न ऑन जो है वो फुली कंट्रोलेबल है, और you just have to give one pulse once to turn it on, and you don't have to maintain certain amount of current कि वो दोबारा मेंटेन। ये लैचिंग डिवाइस है, ये अपनी स्टेट रिमेंबर रखती है, जैसे ही आपने फिर पल्स दी और ये टर्न ऑन होगी तो फिर ये टर्न ऑन ही रहेगी, नो मैटर आप गेट करंट पे से पल्स रिमूव भी कर लें तो भी इसे कुछ नहीं होगा, इट विल कीप इट स्टेट देयर। तो ये सबसे बड़ा इसका एज है, ठीक है ना, कि वो जो एनर्जी की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे ना ट्रांजिस्टर के अंदर, वो बेसिकली थायरिस्टर में नहीं करनी पड़ती, वो सिर्फ वंस आप इनपुट एक देते हैं और उसके बाद जो है वो आपकी डिवाइस जो है वो चलती रहती है। दो देयर इज अनदर इशू, और वो ये है कि इसको ऑफ करना थोड़ा सा इशू बन जाता है, और फिर देयर यू हैव टू एम्प्लॉय सर्टेन सर्किट टेक्निक टू टर्न इट ऑफ, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो थायरिस्टर के सर्किट्स हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, सिर्फ इसकी टर्निंग ऑफ की जो इश्यूज हैं उसकी वजह से। तो वो भी हम देखेंगे कि किस तरह के सर्किट्स होते हैं जो बनाने पड़ते हैं और किस तरह लगाने पड़ते हैं, एंड दैट इंक्रीजेस द कॉस्ट इन ओवरऑल कॉस्ट, सर्किट डेवलपमेंट की कॉस्ट बढ़ जाती है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बढ़ जाते हैं, जो साइज आपका इन्वॉल्व हो जाता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, एक चीज की थायरिस्टर्स अभी कहाँ यूज होते हैं, थायरिस्टर्स बेसिकली मोस्टली हाई पावर एप्लीकेशन में आज भी थायरिस्टर्स को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली था थोड़ा सा कंपैरिजन इन डिवाइसेस का, एंड इंशाल्लाह वी विल बेसिकली कंटिन्यू विद दिस थिंग, और हम आगे जो है वो और भी इश्यूज डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ओके, नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द थायरिस्टर। और थायरिस्टर को बेसिकली कॉमनली सेमी कंडक्टर कंट्रोल रेक्टिफायर भी कहा जाता है, और एक और नाम जो है वो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के नाम से भी जो है वो इसको नॉर्मली पुकारा जाता है। ये दो बेसिकली इसके SCR भी इसका एब्रीविएशन है जो यूज किया जाता है। तो द डिवाइस बेसिकली स्टार्टेड विद इन 1957, और सो इट्स क्वाइट एन ओल्ड डिवाइस, जनरल इलेक्ट्रिक रिसर्च लैब्स में इसको डेवलप किया गया, एंड ऑब्वियसली द मेन पर्पस हुई था कि जी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो फील्ड है उसको स्टार्ट किया जा सके, क्योंकि इससे पहले जो डायोड्स थे, पावर डायोड्स जो थे, दे आर नॉट बीइंग बेसिकली कंट्रोल्ड इन एनी मैनर, तो कंट्रोल आपके पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं था। लेकिन विद द एडवेंट ऑफ जो है थायरिस्टर, आपके पास कंट्रोल आ गया, और जो शुरू में जो एप्लीकेशंस डेवलप की गई थी वो थी बेसिकली एडजस्टेबल डीसी ड्राइव्स। ये वो एप्लीकेशन थी जो इनिशियली टारगेट की गई, क्योंकि उस वक्त बेसिकली आपके पास जो डीसी मशीनरी थी वो काफ़ी इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व थी, और उसे कंट्रोल करने के लिए इसको यूटिलाइज किया गया, और इससे बेसिकली डीसी ड्राइव्स बनाई गई। मेनली जो दो मेथड डीसी मशीन में, स्पेशली डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल में यूज होते हैं, वो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल और फील्ड करंट कंट्रोल मेथड, और दोनों ही मेथड में आप SCRs को एम्प्लॉय कर सकते हैं। ये सबसे पहली एप्लीकेशन थी जिसके अंदर इसको यूज किया गया, और बहुत हैवीली उस वक्त ये जो है इसमें यूटिलाइज की। डिवाइस जो है बेसिकली इट्स 4 लेयर डिवाइस विद 3 टर्मिनल आपके पास अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे 4 लेयर दे सकते हैं, PN PN PN, और if I can basically easily mark it, this is a junction 1, this is junction 2, and this is basically the junction 3,
और आपके पास वही बेसिकली एनोड, कैथोड, गेट के टर्मिनल्स अवेलेबल हैं। एप्लीकेशंस में अगर हम देखें जो आजकल करंटली चल रहा है, तो बेसिकली आपके पास जो थायरिस्टर की रेटिंग्स हैं, इफ आई गो विद द रेटिंग्स, तो करंट में तो आप यू हैव मोर देन 5000 ऑफ एम्पेयर, और इन वोल्टेजेस आई हैव मोर देन 10 किलो वोल्ट्स के जो है ना थायरिस्टर आपके पास अवेलेबल है। रेटिंग्स बहुत हाई हैं, यानी छोटे भी हैं थायरिस्टर, बहुत छोटे भी हैं, लेकिन बहुत हाई रेटिंग्स के भी जो हैं आपके पास थायरिस्टर अवेलेबल हैं। और यू कैन इजीली सी के, और देखें पावर डिस्ट्रीब्यूशन में आप इसको बहुत इम्प्लाई करते हैं। और इसके साथ ही जो है वो आजकल जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो इस वक्त हो भी रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो है हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम्स के अंदर। तो इन डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम्स के अंदर जो आपके पास कन्वर्जन स्टेशंस बनते हैं, कन्वर्जन स्टेशंस जो बनते हैं, उसमें बेसिकली जो मोस्टली जो डिवाइस इम्प्लॉय की जाती है वो आपके पास थायरिस्टर की है। तो ये बहुत ही इसकी मेजर एप्लीकेशन है। अगर आप ये कहें कि छोटी से छोटी एप्लीकेशन में कितना यूज होता है, तो फिर आपके फैन रेगुलेटर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी जो है वो एक एग्जांपल हो सकती है। उसके अंदर भी जो है वो थायरिस्टर्स को यूज किया जाता है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स बेसिकली थिंग। Okay, now we basically turn our attention to the thyristor construction. और जैसे मैंने पहले बताया था कि like the other power diode and power transistor, thyristor also has a vertical structure. और vertical structure में आपके पास जो है वो different layers हैं, और इनको इस तरीके से place किया जाता है कि two main important things: it can block a high voltage in the off state, and it can support a large amount of current in the on state. ये basically दो competing किस्म की requirements हैं जो किसी भी डिवाइस के हवाले से होती हैं। तो अब देखें डोपिंग प्रोफाइल्स देखते हैं, और ये देखते हैं कि क्या विड्थ हैं डिफरेंट रीजन्स की। तो बेसिकली ये 4 लेयर डिवाइस है, लेकिन ऑब्वियसली व्हेन यू प्लेस इट अप इट अपीयर्स टू बी 1 2 3 4, और ये जो आपकी 4th लेयर है इसको हम 2 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। वन हैविंग doping profile of 10 to power 17, other having 10 to power 19. This is basically mainly the cathode. ब्लैक कलर में जो आपके पास ये कॉन्टेक्ट्स हैं, these are metal contacts, और ये डिवाइस के ऊपर लगाए जाते हैं फॉर अटैचिंग इट विद द एक्सटर्नल सर्किट, जो डिवाइस के साथ अटैच होते हैं। ये मेटल कॉन्टेक्ट्स हैं। इसमें ऊपर अगर हम देखें तो जो सॉरी एनोड है, ये सॉरी सबसे बड़ा एनोड है आपके पास। जो कैथोड है उसमें अगर आप देखें तो कैथोड को जो है वो दो मुख्तलिफ रीजन में शो किया गया। वैसे ये बहुत सारे रीजन होते हैं अलग अलग, और दिस स्ट्रक्चराइजेशन ऑफ कैथोड इज कॉल्ड इंटरडिजिटेशन. So I have basically discussed again and again about interdigitation in power diode as well as in the power transistor. तो वहाँ पे आप इसको इस डिस्कशन को देख सकते हैं. We have this region of gate here, और यहाँ से बेसिकली आप ऑब्वियसली यू विल इसको टर्न ऑन कराते हैं, और ये जो रीजन है ये 10^17 पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डोपिंग प्रोफाइल है. कैथोड की अगर हम डोपिंग प्रोफाइल देखें तो 10^19 पर सेंटीमीटर क्यूब है, क्योंकि बेसिकली सारा का सारा जो आपका करंट है वो इधर से ही एमिट होगा, और आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू द डिवाइस ये बेसिकली यानी सॉरी डेवलप जो, और ये जाके ये बेसिकली एनोड पे जो है ये सारा का सारा आपका जो करंट है ये एंड होगा. तो ये बेसिकली जो है इसकी डोपिंग प्रोफाइल काफी हाई है. सिमिलरली अगर आप ये रीजन देखें, जो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट रीजन, थायरिस्टर का ड्रिफ्ट रीजन ये है, जैसे 10 कहलाता है, और जैसे 10^13 से लेके 5×10^14 पर सेंटीमीटर क्यूब की जो है वो डोपिंग रखी गई है. लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप इसकी विड्थ देखें, it is around 50 to 1000 micrometers. That's a huge thing, and by any standards in device manufacturing this is a very huge layer thickness जो आप यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं. एंड द मेन रीजन बिहाइंड के जितनी भी आप वोल्टेज ब्लॉक करते हैं इधर इन दी थायरिस्टर के अंदर, ये खास बात है कि इसके फॉरवर्ड रीजन में भी ब्लॉकिंग है और इसकी रिवर्स में भी ब्लॉकिंग है. तो जो भी वोल्टेज आप ब्लॉक कर रहे होते हैं वो सारी की सारी इस रीजन की थिकनेस पे डिपेंडेंट है.
तो आप बहुत बड़ी वोल्टेज भी ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन ऑन द डाउन साइड आपके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि अगर ये ज़्यादा थिक होगा तो जो थायरिस्टर की रेजिस्टेंस है यानी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियसली फिर जितना ये थिक होगा, फिर चूंकि इसकी डोपिंग भी लो है, तो जब करंट पास करेगा तो फिर उतनी ही ज़्यादा ड्रॉप अकर करेगा इस लेयर के ऊपर। ये एक बड़ा जो है वो इशू बन जाता है। तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये थिकनेसेस शो की हैं, कैथोड इज जस्ट हैविंग 10 माइक्रोमीटर्स हैं, और जो गेट की आपका कनेक्टेड है दैट इज 30 to 100 micrometer, but the huge thing is this drift region that is 50 to 1000 micrometer। और ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि मेन रीजन इज दैट कि आप जो है ये डिवाइस जो है वो उसकी जो जितनी भी ब्लॉकिंग है, फॉरवर्ड हो या रिवर्स में जो ब्लॉकिंग है, वो सारी की सारी इस लेयर पे डिपेंडेंट है। एंड द लास्ट ऑफ ऑल द एनोड जो है, मैंने कहा तो 30 to 50 माइक्रोमीटर है। ये सेक्शन जो है ये 10^17 पर सेंटीमीटर क्यूब का है। उसके बाद फिर आपके पास एक सेक्शन है 10^19 पर सेंटीमीटर क्यूब का। तो दिस इज द डोपिंग प्रोफाइल एंड मेनली द कंस्ट्रक्शन। अगर हम डोपिंग प्रोफाइल के हवाले से देखें तो कंस्ट्रक्शन में आप देखें तो डिवाइस बड़ी डिफरेंट है। वी हैव ए बल्क and we have diffusion. So device construction is different from what we have been studying in the power diode or in the power transistor. वहाँ पे हम एपिटेक्सियल की भी बात करते थे और सबस्ट्रेट की भी बात करते थे और जो है वो डिफ्यूजन की भी बात करते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपके पास बल्क है और आपके पास डिफ्यूज पोर्शन है। तो कंस्ट्रक्शन में आप ये देख लेंगे बेसिकली वी हैव अ वेरी हाई डेंसिटी डोपिंग डेंसिटी इन दिस सेक्शन, or you have similarly on the anode side, this is basically the cathode side, or this is basically the anode side, और आप ये देख सकते हैं कि we have again a high doping density in this section. तो ये this also gives a clear cut idea of the doping profile in the device. Mainly हम एक बल्क का वेफर यूज करते हैं जिसकी पी डोप्ड हमारे पास डोपिंग ऑलरेडी डिसाइडेड होती है, and then we basically diffuse these sections, p diffusion, p type diffusion और n plus diffusion। n के लिए अमूमन हम फास्फोरस कोई की जो है सिलिकॉन में हम फास्फोरस की इम्प्योरिटी यूज करते हैं n टाइप बनाने के लिए, और p टाइप बनाने के लिए हम लोग जो है वो नॉर्मली गैलियम की जो है वो यूज करते हैं इम्प्योरिटी। तो ये बेसिकली थोड़ा सा इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। थैंक यू। Okay, now we basically study about the steady state characteristics of the thyristor. और steady state characteristics of the thyristor is very important in reality के अगर हम यहाँ पे देखें तो जिसमें regions of operation define है, they are much different from what we basically have studied earlier। इसकी characteristics डायोड से काफ़ी मुख्तलिफ है और स्पेसिफिकली ऐसे regions of operation एडेड अप हैं जो डायोड में नहीं होते। ऑन द रिवर्स साइड अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिकली दो रीजन ऑफ ऑपरेशन होते हैं, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है एंड दिस इज द रिवर्स ब्रेक डाउन रीजन। वेयर एज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन हम देखें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी दो हैं, दिस इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एंड दिस इज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर मैं इस कैरेक्टरिस्टिक्स को ओवरऑल डिवाइड करूं तो मैं इसको चार हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। दिस इज बेसिकली द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, forward conduction mode, reverse blocking mode and reverse breakdown। वोल्टेजेस के हवाले से देखूं कि कौन सी इंपॉर्टेंट वोल्टेजेस हैं, तो ये तो आपके एनोड टू कैथोड वोल्टेज चल रही है। इसमें ये जो आपको नजर आ रही है दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। ठीक है, दिस इज आल्सो ए काइंड ऑफ अ ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो इट नीड्स टू बी अवॉइडेड। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको देखो तो ये दिस इज बेसिकली द रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज एंड इट आल्सो नीड्स टू बी अवॉइडेड। दोनों ही वोल्टेजेस को क्रॉस करने के नतीजे में आपकी डिवाइस जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, वोंट बी ऑपरेशनेबल आफ्टर। तो ये आपने दोनों जो है ये क्रॉस नहीं करने इन द फॉरवर्ड मोड एज वेल एज इन द रिवर्स मोड, आपको ये वोल्टेजेस अवॉइड करनी। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो सबसे इंटरेस्टिंग जो सेक्शन है अगर मैं इसमें देखूँ, ये तो तकरीबन बेसिकली रिवर्स में तो ये डिवाइस बिल्कुल ही डायोड की तरह ऑपरेट कर रही है। तो
डोंट नीड टू बॉदर अ लॉट अबाउट कि जी इसके अंदर क्या ऑपरेशन हो रहा होगा, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखेंगे कि इसके फॉरवर्ड फॉरवर्ड में जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो डायोड से इसका मेजर डिफरेंस है वो ये कि इट कैन ब्लॉक इन द फॉरवर्ड मोड एज वेल। ठीक है, आप फॉरवर्ड मोड में भी इसको ब्लॉक कर सकते हैं। ये जो थी आपके पास डायोड में अवेलेबल नहीं थी। फिर अगर इफ यू वांट के डिवाइस का जो बेसिक मेथड है to basically take the device from forward blocking mode to forward conduction mode, you need to provide the gate current। ठीक है, आपको गेट करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गेट करंट कितना हो या क्या हो। तो बेसिकली मसला ये है कि आपको गेट करंट इतना देना पड़ेगा कि जो आपका ये वाला जो करंट है दैट इज द एनोड करंट, basically it's a combination of the anode current plus the gate current if it is more than this latching current। अगर ये इससे ज्यादा हो जाएगा तो then your device will automatically shift towards the forward conduction mode। यहाँ पे दो और important currents डिस्कस किए गए हैं and these are very important, this is latching current and the holding current। latching current वो current है जो आपकी डिवाइस को ऑन करने के लिए जरूरत है, टर्न ऑन करने के लिए जरूरत होता है कि अगर आपने लैचिंग करंट से ज्यादा एनोड करंट को कर दिया किसी भी तरीके से तो फिर आपकी डिवाइस टर्न ऑन कर जाएगी, ऑटोमेटिकली टर्न ऑन पोजीशन में चली जाएगी। दूसरा जो आपके पास करंट है दैट इज कॉल्ड द होल्डिंग करंट। एंड होल्डिंग करंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अब ये क्या चीज है। बेसिकली जब डिवाइस कंडक्शन मोड में चली जाएगी ना तो जो आपका कंट्रोल था वो खत्म हो जाएगा। ये बड़ा समझिए फ्लॉ है इस डिवाइस का, क्योंकि ऑब्वियसली वंस इट एंटर्स इनटू द कंडक्शन मोड फिर आप डिवाइस को कंट्रोल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट टर्न इट ऑफ एज यू वांटेड टू, यू नीड टू एम्प्लॉय सर्टेन सर्किट टेक्निक्स के आपको एम्प्लॉय करके डिवाइस को टर्न ऑफ कराना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी डिवाइस ऑफ नहीं होगी। ये बड़ा एक इस डिवाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब ऑफ करने का क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ब्रिंग डाउन द एनोड करंट बिलो द होल्डिंग करंट लेवल। तो अगर आपने एनोड करंट बिलो होल्डिंग करंट लेवल से ले आए तो फिर डिवाइस ऑटोमेटिकली जो है वो एक टर्न ऑफ सीक्वेंस में चली जाएगी और खुद ब खुद ये डिवाइस ऑफ हो जाएगी। तो ये जो है बेसिकली बड़ी सिग्निफिकेंस है इन करंट्स की और इन वोल्टेजेस की। तो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जहाँ चार रीजन्स पे डिपेंडेंट है वहाँ दो वोल्टेजेस और दो करंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, forward breakover voltage and the reverse breakover voltage। And similarly on the current side you need to have an understanding what is the holding current and what is the latching current, what is the difference between these two currents। तो latching current वो है जो basically डिवाइस को टर्न ऑन करने के लिए नेसेसरी है। if you are beyond the level of latching current the device will turn on। और holding current वो है जो that is necessary for keeping the device in the on mode or either for turning it off। So if you go below the level of holding current, the device will automatically turn off। So this is about the characteristics of the thyristor, and these are very simple ideas जो इसमें डिस्कस किए गए हैं। And I hope so you will be basically understanding bit by bit कि किस तरीके से device हम develop कर रहे हैं। And hopefully in the coming sections I will basically highlight the other characteristics। Thank you। अच्छा जी, basically we have been discussing about the steady state characteristics of the thyristor। और next basically we will move on and discuss about the biasing। और अब हम ये देखेंगे कि बेसिकली जो डिफरेंट रीजन्स ऑफ ऑपरेशन है किस तरीके से अचीव किए जाते हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द डिवाइस। ठीक है, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो प्राइमरी चीज़ है, जो बड़ा मेन रोल प्ले करती है वो तो बाइसिंग ऑफ द डिवाइस। तो हम बाइसिंग देखेंगे इसकी मेनली जो इस बाइसिंग के अंदर जो हम रीजन्स कंसंट्रेट करेंगे वो ये एक रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, ये किस तरह अचीव होता है, और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है, ये किस तरीके से अचीव होता है, ये बेसिकली देखेंगे। तो इट्स प्रीटी सिंपल। सिंपली बेसिकली आप बाइसिंग कर देंगे, और बाइसिंग इस तरीके से है कि यू कनेक्ट प्लस हियर एंड माइनस हियर, दिस विल बी कॉल्ड द फॉरवर्ड बाइस ऑफ द डिवाइस। और you will connect a negative here and a positive here, and this will be called the reverse bias of the device। Relevantly
यहाँ पे बेसिकली आपका एनोड है एंड यू हैव द कैथोड, और बेसिकली यहाँ आपके पास जो है यहाँ पे आपके पास गेट है। गेट अभी यहाँ पे हम नहीं कंसिडर कर रहे थे कि हम जो रीजन ऑफ ऑपरेशन डिस्कस कर रहे हैं उसमें गेट का कोई इतना खास रोल नहीं है। वी आर मेनली कंसर्न विद ओनली रिवर्स बाइस एंड फॉरवर्ड बाइस रीजन, दैट्स so there is basically no turning on issue here। तो उसका हमें इतना वो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली देखेंगे कि फॉरवर्ड बाइस या रिवर्स बाइस करने के नतीजे में हमारी डिफरेंट जंक्शंस पे क्या स्टेटस रहेगा। तो इफ यू कनेक्ट इट इन द फॉरवर्ड बाइस रीजन, तो जो हमारी पहली जंक्शन J1 है जो फॉरवर्ड बाइस, जो J2 है वो रिवर्स बाइस होगी, और जो J3 है वो फॉरवर्ड बाइस होगी। तो ये हमारे पास है, और बेसिकली ये भी ब्लॉकिंग स्टेट है, इसमें भी स्विच कंडक्ट नहीं करेगा एंड यू विल बी टर्न्ड ऑफ। ऑब्वियसली ये जो आपके पास रिवर्स बाइस हुई भी बेस है, ये नहीं चलने देगी, J2 जो है ये करंट को पास नहीं करने देगी एंड देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट हियर। ठीक है, फिर हमारे पास है रिवर्स बाइस। इफ यू कनेक्ट नेगेटिव हियर एंड पॉजिटिव हियर, तो ये दिस इज विल बी टर्न आउट इनटू द रिवर्स बाइस, और इसमें आपके पास एक रिवर्स बाइस जंक्शन ये है, रिवर्स बाइस जंक्शन ये, और इन द मिडल वन इज बेसिकली द फॉरवर्ड बाइस। हाउएवर सिमिलर हियर, क्योंकि यहाँ से भी कोई करंट नहीं चल सकता और यहाँ से भी करंट नहीं चल सकता, तो ऑब्वियसली आपके पास कोई करंट इसमें से फ्लो नहीं करेगा, जैसे ऑल्सो भी कॉल दी ब्लॉकिंग स्टेट, आपका स्विच ऑफ होगा। ठीक है, तो जैसे बोथ ऑफ द थिंग्स बेसिकली, जिस तरह मैंने आपको जैसे बताया था कि इधर भी स्विच ऑफ है, इधर भी स्विच ऑफ है, यू कैन क्लियरली सी द ऑफ सिचुएशन, voltage is high but there is no current, voltage is high but there is no current, so this is off state। So similarly what is happening here is this thing, okay, I can summarize this thing in the form of a table and that will take up of this shape। तो ऑब्वियसली जब हम इसको समराइज कर लेंगे तो बेसिकली इस तरीके से लिखा जाता है कि फॉरवर्ड बाइस में आपके पास जंक्शन 1 फॉरवर्ड बाइस है, जंक्शन 2 रिवर्स बाइस है, J3 फॉरवर्ड बाइस है, और अगर सिमिलरली किसी रिवर्स बाइस में दिखाया जाए तो ये जंक्शन J1 रिवर्स बाइस है, J2 फॉरवर्ड बाइस है, reverse bias। So I can summarize this thing into a table। So that goes basically with these two regions of operation। Next we are basically interested कि जो हमारा ये फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन है जहाँ पे हमारी डिवाइस टर्न ऑन करती है, हाउ वी कैन अचीव दिस, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। बेसिकली अगर आप देखें ना कि ये इतना ब्लॉकिंग रीजन है जहाँ पे कोई करंट है ही नहीं, और फिर एकदम कंडक्टिंग में जाना और एकदम आपकी वोल्टेज का इस तरीके से ड्रॉप करना विद इन जस्ट वेरी स्मॉल चेंज, आप एकदम आपकी वोल्टेज जो है कोई इतनी बड़ी वोल्टेज से आप एकदम बिल्कुल एक या 2 वोल्ट पे आ जाएं और फिर आप इतनी तेजी से करंट कंडक्शन स्टार्ट कर दें, सो स्टीपली आप करंट कंडक्ट करने लगे, हाउ इज इट पॉसिबल। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिकली जो सबसे बेसिक चीज है वो यू हैव टू गो फॉर ए टू ट्रांजिस्टर मॉडल। टू ट्रांजिस्टर मॉडल जो है वो थायरिस्टर की ये एक्सप्लेनेशन देता है कि हाउ यू टर्न ऑन बेसिकली फ्रॉम फॉरवर्ड फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से आप फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में कैसे जाएंगे। तो टू ट्रांजिस्टर मॉडल इज ऑल अबाउट इन एक्सप्लेनिंग यू how you can basically move from the forward blocking mode to forward conduction mode, कैसे मुमकिन है। तो for this reason basically we are going to develop the two transistor model। और टू ट्रांजिस्टर मॉडल आप बेसिकली देख सकते हैं कि ये बेसिकली जो है ट्रांजिस्टर को आप इक्विवेलेंटली दो ट्रांजिस्टर्स के थायरिस्टर को आप इक्विवेलेंटली दो ट्रांजिस्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। one of them is called the PNP and the other one is called the NPN transistor। Okay, next we will going to see how we use this analogy to explain the switching operation of the thyristor। Thank you। अच्छा जी, बेसिकली हमने लास्ट टाइम जो है बात की थी बाइसिंग ऑफ थायरिस्टर की, एंड देन आई एक्सप्लेन कि आफ्टर बाइसिंग जो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये देखना है कि हाउ द ट्रांजिस्टर thyristor turns on। So in order to explain the turn on of thyristor, we started discussing about the two transistor model। So before than that, basically I would like to share the thyristor, how it basically looks like with PN and PN junction। Yes, because there are three junctions। Junction 1 जो है that is should be forward bias, junction 2 should be reverse bias, and junction 3 should be forward bias। तो in reality हमें ये देखना है कि इसको हम टर्न ऑन कराते हैं तो जो in reality आपके पास ये junction 2 है इसको आपने forward bias करना होता है। How you can do that। और सिर्फ इसमें एक लेजिटिमेट मेथड यही है कि आप गेट पे से कोई सिग्नल दें और उसकी मदद से जो है आप जो है इस थायरिस्टर को टर्न ऑन करा लें, दैट इज ओनली लेजिटिमेट मेथड। ठीक है,
अच्छा, टू ट्रांजिस्टर मॉडल में अगर हम देखें तो बेसिकली टू ट्रांजिस्टर यही जो आपके पास थायरिस्टर का मॉडल है, इट कुड बी बेसिकली simply made into a two transistors, one PNP transistor and another an NPN transistor. अब इन ट्रांजिस्टर्स के दरमियान जो कनेक्शन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस ट्रांजिस्टर की बेस यानी जो PNP ट्रांजिस्टर की बेस है, इट इज कनेक्टेड टू द कलेक्टर ऑफ द NPN ट्रांजिस्टर, और इसी तरीके से जो PNP ट्रांजिस्टर के का कलेक्टर है, इट इज कनेक्टेड टू द बेस ऑफ द NPN ट्रांजिस्टर। ये इन दोनों का आपस में जंक्शन है, इसे सॉर्ट ऑफ रीजेनरेटिव फीडबैक कनेक्शन जो इधर इसमें दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर हम किया है। इसी को हम देखें तो ये एनोड यहाँ पे है, यहाँ पे गेट है और यहाँ पे कैथोड है। तो बड़ी जो इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स इसमें से डेवलप होती हैं और जो देखी भी जा सकती हैं। तो सिंपल सी अगर हम करंट की डायरेक्शंस को देखें, इन तीन करंट की डायरेक्शंस को, तो जो कैथोड करंट है इट इज बेसिकली सम ऑफ गेट करंट एंड एनोड करंट। ये बड़ा सिंपल है। प्लस जो बेस करंट है PNP ट्रांजिस्टर, इट इज इक्वल टू द कलेक्टर करंट ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। सिमिलरली कलेक्टर करंट ऑफ PNP ट्रांजिस्टर इज इक्वल टू बेस करंट ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये सिंपल एक ये तीन रिलेशनशिप यहाँ से आ जाती हैं। अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंगली शो अप करना चाहें तो ये बेसिकली इस तरीके से शो अप हो जाता है कि आपके पास जो है ये इस यहाँ पे हमने सिंबल्स लगा लिए हैं, ये एक PNP ट्रांजिस्टर सिंबल और ये एक NPN ट्रांजिस्टर। यू कैन क्लियरली सी कि इसकी बेस जो है वो इसके कलेक्टर से जुड़ी हुई, जबकि इसकी बेस जो है वो इसके कलेक्टर से जुड़ी हुई है। बाकी मैंने करंट की डायरेक्शन दी हैं वो शो कर दी हैं जो पहले प्रीवियसली भी शो हुई। ठीक है, अब हम आते हैं कि हमारे पास जो थायरिस्टर था उसके ऊपर जो हमने दिया हुआ है, जो हमारे पास जो गिवन है बाइसिंग की जो सिचुएशन है वो अगर हम देखना चाहें तो देखें कि जो ट्रांजिस्टर ये PNP जो पहला ट्रांजिस्टर है, J1 पे जो है फॉरवर्ड बाइस है और J2 पे जो है वो रिवर्स बाइस है। सिमिलरली जो NPN ट्रांजिस्टर हमारे पास गिवन है, इसकी J2 पे जो है वो रिवर्स बाइस है और J3 पे जो है फॉरवर्ड बाइस है। इस चीज को मैंने रिप्रेजेंट कर दी है इधर। तो इससे हमें पता लगा कि जो दोनों ट्रांजिस्टर्स हैं दे आर ऑपरेटिंग राइट नाउ इन द एक्टिव रीजन। ठीक है ना, तो ये इसका टोटल जो हमें इसके बाद जो है ये एक्टिव रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त दोनों ट्रांजिस्टर। तो ये टर्न टू ट्रांजिस्टर मॉडल। नाउ वी विल बेसिकली लुक फर्दर टुवर्ड्स द मैथमेटिकल expressions which will require for the active region। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो हमारे पास एक्टिव रीजन में ये बड़ी सिंपल सी रिलेशनशिप्स हैं जो अवेलेबल हैं। IE is equal to IB plus IC, जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज द KCL फॉर द ट्रांजिस्टर्स जो हम यूज करते हैं। बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB है, अल्फा इज इक्वल टू IC ओवर IE है। ठीक है, फिर IE यहाँ पे जो IC है, IC इज इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICO, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट KCL फॉर थायरिस्टर, और वो क्या है, IK इज इक्वल टू IA प्लस IG। और ये जो हमारा थायरिस्टर ट्रांसफर मॉडल की वजह से हमने जो दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन डिराइव की, IB1 इज इक्वल टू IC2, IC1 इज इक्वल टू IB2। ठीक है, सबसे पहले तो हम ट्रांजिस्टर 1 के लिए बात करेंगे। ट्रांजिस्टर 1 के लिए अगर हम देखें तो IE1 इज इक्वल टू IB1 प्लस IC1, तो बेसिक्स जो इक्वेशन है वो लिखी है, और प्लस IC1 इज इक्वल टू अल्फा 1 IE1 प्लस ICO। और इसमें हमने जो सिंपली काम किया है कि यहाँ पे जो हमारे पास IC1 है इसकी वैल्यू इस इक्वेशन से इसमें प्लेस कर दी है, और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है जिसको हमने फर्दर जो है सॉल्व करके जब लिखा है तो हमारे पास ये वाली जो है आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। और सिमिलरली इसमें जो IE1 की वैल्यू है वो हमें पता है कि वो IA के इक्वल है, तो इसको हमने इसके इक्वल कर दिया और रिप्लेस कर दिया कि हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। तो अगर आप चाहें तो आप इस इक्वेशन को इक्वेशन ए भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉल दिस इक्वेशन एज एन इक्वेशन ए। फिर हमारे पास है इफ फॉर ट्रांजिस्टर 2 हमने IC2 इज इक्वल टू अल्फा 2 IE2 प्लस ICO2, बड़ी सिंपल है। और यहाँ पे हमने जो इक्वेशन इन्वॉल्व की है वो थायरिस्टर की जो है IK इज इक्वल टू IA प्लस IG, और इसमें IK जो है ये IE2 के इक्वल है, इमिटर 2 के इक्वल है। ठीक है, तो फिर हमने इसको रिप्लेस कर दिया इसके अंदर।
ठीक है, सिंपली ये जो हमारी वैल्यू मिल गई आई2 की, इसमें इसको रिप्लेस कर दिया है। और रिप्लेस करने के बाद अब हमने क्या किया है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये हमने पहले ही बता दी थी, जो ब्लॉक्स में बनी हुई थी, मैंने दिखाई थी। इस इक्वेशन को हमने यूटिलाइज किया है और इसके अंदर इस इक्वेशन में हमने IC2 की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन बी से डिड्यूस की है और इक्वेशन नंबर ए से डिड्यूस की है। तो सिंपली हमने इसमें ये वैल्यूज रिप्लेस कर ली है और जब उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। और ये हमारे पास आ गई है, दिस कुड बी वेरी यूजफुल रिलेशन। और इसमें अगर हम देखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास है अल्फा 2 IG प्लस ICO1 IC2। ICO1 और IC2 जो है ये लीकेज करंट्स हैं जो दो ट्रांजिस्टर्स के अंदर चल रहे हैं और दीज आर नॉर्मली दी रिवर्स लीकेज करंट्स जो होते हैं आपके पास, आपकी जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन होती है उसकी जो रिवर्स लीकेज करंट्स होते हैं ये वो हैं। अल्फा 2 IG ये बेसिकली आपके पास जो आपका अल्फा 2 है NPN ट्रांजिस्टर का जो आपका गेट करंट आ रहा है ये उसके हवाले से है 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। अल्फा 1 और अल्फा 2 ये इसको हम फेस ट्रांसफर फैक्टर भी कहते हैं। तो ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कि कितना परसेंटेज करंट जो है आपका वो बेस में ड्रॉप हो रहा है या जो है बेस के अंदर जो है आपके डिफरेंट जो कैरियर्स जो कंबाइन हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छी एम्पलीफिकेशन के लिए इट शुड बी वेरी क्लोज टू 1, यानी मतलब तकरीबन ना होने के बराबर कैरियर्स हैं एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो आपके पास अच्छी एम्पलीफिकेशन होना शुरू हो जाती है। लेकिन चूंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि जो हमारे पास जो पावर BGTs होते हैं उसमें ये अल्फाज जो है ये बहुत लो होते हैं, ठीक है। तो हाउ यू गोइंग टू बेसिकली आप इसमें हमारे पास ये जो IA है, अगर आप चाहते हैं कि आपका थायरिस्टर जो है वो कंडक्शन में हो तो दिस IA शुड बी ऑफ लार्ज वैल्यू, इट शुड बी ऑफ लार्ज वैल्यू, नॉट अगर ये कट ऑफ में होगा तो फिर ये ऑफ होगा तो फिर ये वैल्यू उसकी बहुत स्मॉल होगी, अदरवाइज ये उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। उसकी वैल्यू ज़्यादा कैसे हो सकती है, या तो हम न्यूमरेटर की इस टर्म को इंक्रीज करते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ गेट करंट है, ये भी स्मॉल वैल्यू का होता है, ये लीकेज करंट है। तो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का फैक्टर है, बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर्स हैं, अगर इसको किसी तरीके से इंक्रीज किया जाए, ऐसे कि ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 जो है इट इज इक्वल टू यूनिटी हो जाए, तो ये IA की वैल्यू जो है ये बहुत तेजी से इंक्रीज हो सकती है। So we are going to discuss how this is going to happen and we will see कि यार ये किस तरीके से हो सकता है। थैंक यू। अच्छा, बेसिकली हम लोगों ने जो लास्ट टाइम पे हमने ये इक्वेशन पूरी डिराइव की थी और मैंने आपको इसमें दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बताए थे कि जो सबसे अहम है, अगर हम टर्न ऑन कराना चाहते हैं तो ये जो हमारा एनोड करंट है इट शुड बी राइजिंग वेरी क्विकली और इसकी बड़ी लार्ज वैल्यू हो, ठीक है। अदरवाइज अगर ये टर्न ऑफ है तो एनोड जो है करंट है, एनोड करंट जो है ये बहुत लो वैल्यू का होगा। तो जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ें डिस्कस की थी वो ये की थी कि अगर इफ समहाउ हम बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर्स जो हैं अगर हम उसको किसी तरीके से इंक्रीज कर दें तो हमारे पास जो है ये जो हमारे पास वैल्यू है ये बहुत इंक्रीज कर सकती है। तो जो हमने जैसे हमने देखा था कि PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर दोनों की जो बेसिस है वो ये N1 रीजन है और P2 रीजन है। तो इन रीजन्स के अंदर कैरियर्स की जो कंसंट्रेशन है अगर समहाउ राइज करते तो इसके नतीजे में जो हमारे पास ये वाली जो जंक्शन है इट विल बेसिकली टर्न ऑन फ्रॉम रिवर्स बाइस टू फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी और एज ए रिजल्ट हमारे पास कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली होता क्या है जब हम गेट करंट इंजेक्ट करते हैं। तो स्टेप 1 अगर हम देखें तो गेट करंट हमने इंजेक्ट किया, नॉर्मली ये होल्स होते हैं जो इंजेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि आप इसको देख रहे हैं ये गेट जो कनेक्टेड है ये P रीजन के साथ कनेक्टेड है। तो ऑब्वियसली अगर इसे P रीजन तो यहाँ से जो
फर्स्ट प्रोसेस में जो आप यहाँ से जब गेट करंट इन करेंगे तो वो होल्स होंगे जो आप इस रीजन के अंदर एंटर करेंगे। आपके पास ये जो N2 और P2 है, दिस इज बेसिकली एक जंक्शन है और दिस इज फॉरवर्ड बाइस। जैसे मैंने आपको पिछली भी पहले बताया था कि ये फॉरवर्ड बाइस होती है, ये फॉरवर्ड बाइस होती है और ये जंक्शन रिवर्स बाइस है। जब यहाँ से आपके पास होल्स आएंगे तो ऑब्वियसली देयर इज ए इनबैलेंस हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए इस जंक्शन से आप इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट करेंगे इस रीजन के अंदर, P2 रीजन के अंदर। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ये इंजेक्ट हो जाएंगे इन रिस्पॉन्स टू द होल्स कमिंग इन फ्रॉम देयर। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस P2 रीजन में इंजेक्ट होंगे तो आपको पता है कि ये वाली जो जंक्शन है ये रिवर्स बाइस है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आएंगे ये मिनॉरिटी कैरियर्स होंगे एंड एज ए रिजल्ट ऑफ रिवर्स बाइस दीज मिनॉरिटी कैरियर्स विल बी स्वेप्ट अंडर द रिवर्स बाइस और वो इधर से मूव कर जाएंगे स्टेप 3 में N1 रीजन के अंदर चले जाएंगे। तो अब N1 रीजन जो कि बेसिकली N रीजन है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इंक्रीज कर देगी तो जो आपके पास ये वाली भी जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड बाइस है। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि यहाँ से आपके पास होल्स P1 रीजन से जो है होल्स जो है वो पास ऑन करके N1 रीजन में आ जाए। अब ये वाले जो होल्स हैं N1 रीजन के अंदर ये मिनॉरिटी कैरियर्स और ये जो जंक्शन अगेन रिवर्स बाइस है। तो ये क्या करेंगे कि ये बेसिकली आपके पास जो होल्स यहाँ पर आएंगे वो अंडर द रिवर्स बाइस को इस स्टेप नंबर 5 के अंदर स्वीप होंगे और P2 रीजन के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये यानी आपने देखा यहाँ से जो है जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इधर इनहेंस हुए थे, ज़्यादा हुए, इनके नतीजे में यहाँ से होल्स एंटर हुए N1 में और वो शिफ्ट हो गए P2 में। सो आपके पास अगेन P2 रीजन के अंदर होल्स की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसको काउंटर करने के लिए फर्दर आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो जाएंगे और सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन्स फिर दोबारा से स्वीप होके इधर इधर चले जाएंगे और जब इधर आएंगे इधर बढ़ेंगे तो फिर यहाँ से होल्स एंटर हो जाएंगे और वो फिर स्वीप होके वो होल्स जो है वो इधर आए। तो आप देख रहे हैं कि एक साइक्लिक प्रोसेस जो है एक रीजनरेटिव फीडबैक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जो स्टार्ट में तो हमने सिर्फ एक करंट जो गेट से हमने करंट दिया था उसकी वजह से स्टार्ट हुआ, लेकिन अब जो एक कॉन्टिन्यूस फ्लो में जो है आपके पास कैरियर्स आ रहे हैं और एज ए रिजल्ट ऑफ होगा क्या, अब वो जरा बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं थोड़ा चाहूंगा कि आप जो नेक्स्ट मैं आपको जो ग्राफ दिखा रहा हूँ उसको गौर से देखें ताकि आपको ये अंदाजा हो कि इन रियलिटी हुआ क्या है और इसके नतीजे में किस तरीके से ये डिवाइस जो है कंडक्शन में जाने के लिए। तो ये इस ग्राफ को अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे मैंने कैरियर डेंसिटीज बनाई हुई है। ये जो डैश में बनी हुई है ये वो सिचुएशन है जब गेट से करंट एंटर नहीं हुआ, ये वो सिचुएशन। लेकिन आप यहाँ पे देखें ये जो N2 रीजन है इसमें यहाँ पे ऑब्वियसली नंबर ऑफ डोनर एटम्स हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यहाँ पे आपके पास सेलेक्टेड एटम्स हैं, यहाँ पे आपके पास होल्स ज्यादा होंगे, यहाँ पे आपके पास अगेन यहाँ पे ऑब्वियसली कंसंट्रेशन बहुत थोड़ी होती है क्योंकि ये ड्रिफ्ट रीजन है आपका, तो इसमें आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे और यहाँ पे आपके पास अगेन P1 रीजन जो है जो एनोड के करीब होता है इधर आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ये आपको नजर आ रहा है कि ये सिचुएशन थी जब हमने गेट से करंट नहीं दिया। लेकिन जब हमने गेट से करंट एंटर किया, गेट से करंट एंटर होने के बाद जो एक प्रोसेस चलता है जिसके नतीजे में आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्रॉस करके इस तरफ जाते हैं और होल्स यहाँ से करके यहाँ पे आते हैं। तो एक साइक्लिक रीजनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और इसकी वजह से इन दो रीजन्स के अंदर यहाँ पे ओरिजिनल कंसंट्रेशन बहुत लो थी जिसकी वो राइज करते 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 देखिए यहाँ पे कितनी हाई हो गई है और इसी की वजह से आपका ट्रांजिस्टर थायरिस्टर जो है वो कंडक्शन स्टार्ट कर देता है और ये जो इस रीजन के जो अंदर ये जो सारा प्रोसेस हुआ है इट रिजल्ट्स इनटू कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन ऑफ द ड्रिफ्ट रीजन। यहाँ ये देखें कि ये किस तरीके से कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन हो, ये सबसे अहम चीज है इस पूरी डिवाइस को समझने में, किस तरीके से कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन हुई है और आप देखेंगे किस तरीके से इनिशियली जो इधर यहाँ पे एक्सेस चार्ज कैरियर डेंसिटीज बहुत लो थी वो बढ़ के किस तरीके से ऊपर आ गई।
और इसी वजह से जब ये डिवाइस कंडक्ट कर रही होती है, देयर विल बी वेरी लो अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डिवाइस। और ये हाईलाइट हुआ है आपकी इस कैरेक्टरिस्टिक्स में। अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे ही आपने टर्न ऑन किया, ये आपके कंडक्शन रीजन में देखें बहुत कम ड्रॉप हो रहा है डिवाइस के ऊपर, और एक करंट, लार्ज करंट जो है वो फ्लो कर रहा है डिवाइस के अंदर। तो ये असल में मेन प्रोसेस था इसमें, जो सबसे अहम था इस डिवाइस को समझाने के लिए। एंड आई थिंक तो इसके अंदर अब कोई एम्बिग्युइटी नहीं रहनी चाहिए। बहुत डिटेल के साथ मैंने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है कि हाउ द डिवाइस विल कंडक्ट एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इट व्हाट विल हैपन। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू। Okay, finally we will basically talk about the switching characteristics of the thyristor। और स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पहले बात करेंगे टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, या जो टर्न ऑन में ट्रांजिशंस आते हैं, और फिर टर्न ऑफ के ट्रांजिशंस जो इसके अंदर डिवाइस के अंदर यूज करते हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस तरह मैंने पहले बताया था, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, दे आर बेसिकली हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप टाइम लेते हैं, और ऑन दी वर्टिकल एक्सिस आप करंट्स और वोल्टेजेस रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने बेसिकली तीन क्वांटिटीज जो हैं वो दी हुई हैं। एक मेरे पास गेट करंट है जो कि इनपुट क्वांटिटी है। ऑब्वियसली आप इनपुट देंगे तभी डिवाइस जो है वो टर्न ऑन होगी। फिर आपके पास एनोड करंट दैट इज द आउटपुट क्वांटिटी, और एनोड टू कैथोड वोल्टेज दैट इज आल्सो एन आउटपुट क्वांटिटी। टर्न ऑन होता क्या है? टर्न ऑन बेसिकली ये है कि आपकी जो डिवाइस है वो पहले ऑफ में होती है, नो करंट फ्लोइंग एंड सपोर्टिंग ब्लॉकिंग यू ऑल द वोल्टेज। तो यहाँ पे नजर आएगा कि यहाँ पे शुरू में कोई भी करंट नहीं है और वोल्टेज ब्लॉक है। और टर्न ऑन में ये होता है कि बेसिकली आपकी डिवाइस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कंडक्शन मोड में जाती है, और साथ ही आपकी जो ब्लॉकिंग वोल्टेज है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है। ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंस इन टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। This simply represents the turn on characteristics for the thyristor। और ये इसको हम यानी तीन टाइम इंटरवल्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो टाइम इंटरवल है उसको टर्न ऑन डिले टाइम का है। फिर आपके पास जो है ये TR है, दैट इज द राइज टाइम, और जो है आपका प्लाज्मा स्प्रेडिंग टाइम TPS। तो इन तीन टाइम में हमने इसको डिवाइड किया इस प्रोसेस को। फर्स्ट टाइम में अगर हम देखें तो हमारे पास जो गेट करंट है वो 0 से वो 1, यानी 0 से एक हाई वैल्यू का हो गया, यानी ऑब्वियसली जो भी ऑन करने के लिए नेसेसरी होगा उस वैल्यू तक उसको मेंटेन किया गया। ड्यूरिंग दैट जो हमारे पास एनोड करंट है उसमें कोई भी इंक्रीज नहीं आई, और हमारे पास एनोड टू कैथोड वोल्टेज है उसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो डिवाइस यहाँ पर जो है एज ए टर्न ऑफ जो है बिहेवियर शो कर रही है। लेकिन ये जो ऑब्वियसली गेट करंट आप इनपुट कर रहे हैं ये जो आपका P2 रीजन होगा। ठीक है, ये जो P2 रीजन है इसके अंदर आप होल्स जो इंजेक्ट कर रहे होंगे ये बेसिकली टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये अभी आप ऑब्वियसली यहाँ पे इस रीजन में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इधर आप इंजेक्ट किए जा रहे हैं। इसके नतीजे में ऑब्वियसली N2 रीजन से इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट होंगे, और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्वीप होंगे अंडर द रिवर्स बाइस और N1 रीजन में चले जाएंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से P1 रीजन से जो है आपके पास बहुत सारे होल्स इंजेक्ट हो जाएंगे, और फिर ये होल्स जो हैं रिवर्स बाइस के अंडर स्वीप होके ये P2 रीजन में चले जाएंगे। तो ये जो सारा प्रोसेस हो रहा होगा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो है आप जो है वो गेट जो है करंट वो इंजेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन आपकी ना ही एनोड करंट बढ़ेगा। तो जब ये जैसे जैसे प्रोसेस प्रोसीड करेगा तो एज ए रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता आपका एनोड करंट राइज करना शुरू कर देगा, इंक्रीज करना शुरू कर देगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इनिशियली जो आपके पास चार्ज का स्टेटस होगा वो कैरियर डेंसिटी का वो बड़ा लो होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो ऊपर जाएगा करंट के बढ़ने की वजह से। तो आपका ये एनोड करंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप इस राइज टाइम के अंडर देखें तो आप देखेंगे कि आपकी जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज है वो डिक्रीज करना शुरू कर देगी। ठीक है, इस राइज टाइम का ये थोड़ा सा एक जहन में रखना पड़ता है कि इस डिवाइस की कोई मैक्सिमम होती है DI/dt, उससे आपको ज़्यादा ये राइज टाइम आपका नहीं इंक्रीज कर सकता, क्योंकि अगर ये होगा तो ये आपकी डिवाइस को डैमेज कर सकता है या डिस्ट्रॉय भी कर सकता है।
यहाँ पे आपको ये देखना पड़ता है कि ये डिवाइस इतनी तेजी से करंट ना बढ़े कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की जो लिमिट है यहाँ पर वो ना क्रॉस हो जाए। तो जैसे में ये राइस टाइम हो रहा है, आपके पास जो है वो कैरियर चार्ज कैरियर डेंसिटीज इंप्रूव हो रही हैं। एट द एंड ऑफ इट आप देखेंगे कि आपका जो एनोड करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा, गेट करंट पहले से ही जो चल रहा है वो विपरीत नहीं रहेगा, और आपकी जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज है ये कम होना शुरू हो जाएगी, मजीद तेजी से कम हो जाएगी। इसको बेसिकली स्प्रेडिंग टाइम कहते हैं या प्लाज्मा स्प्रेडिंग टाइम। यानी अब इसमें हो क्या रहा है कि इसमें बेसिकली ये जो आपके पास चार्ज है ये इन रीजन्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा होगा। एक्सेस चार्ज कैरियर डेंसिटी जो है वो बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता रेज हो रही होगी। तो इसमें ऑब्वियसली टाइम लगता है, इट कैन टेक फ्रॉम 20 to 200 माइक्रोसेकेंड का स्प्रेडिंग टाइम हो सकता है आपका ये वाला। तो एट द एंड ऑफ इट जो है आप देखेंगे कि आपके पास जो है इसके बाद यानी गेट करंट की वैल्यू भी जीरो कर दी है आपने, और उसके बाद जो आपका एनोड करंट जो है वो कांस्टेंटली चल रहा है और तेज आ रहा है, और एनोड वैल्यू का आ रहा है, और आपके पास जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज है वो परमानेंटली डिक्रीज करके आपकी जो है स्विच ऑन स्टेटस में डिवाइस चली गई है। तो ये सिंपल जो है ये इसका है टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द थायरिस्टर। अब हम चलते हैं देखते हैं टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो वी विल बी सरप्राइज्ड कि टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बहुत हद तक बिल्कुल सिमिलर है जो कि पावर डायोड की थी। तो अगर आप चाहें तो जस्ट वंस ओपन इट एंड यू विल सी कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली पावर डायोड की जो टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे मिलती जुलती है। और सिमिलरली इसमें जो बेसिकली हम करते हैं वो यही करते हैं कि आप जो नोड टू कैथोड करंट चल रहा होता है उसको पहले हमें डाउन बिलो लाना पड़ता है टू ए वैल्यू, जिसको हमने कहा था कि होल्डिंग करंट की वैल्यू होती है। होल्डिंग करंट की वैल्यू के से अगर बिलो ले आए तो फिर ऑटोमेटिकली ये पूरा टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ये स्टार्ट हो जाती है। और इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली होता यही है कि ये जो एक्सेस चार्ज कैरियर डेंसिटी आपने यहाँ पे क्रिएट कर दी थी इस रीजन के अंदर, इसको ऑटोमेटिकली आप इसको अब इधर से आप इनपुट बंद कर देते हैं करंट की, करंट बिल्कुल बंद कर दिया तो ये कैरियर डेंसिटी जो है ऑटोमेटिकली रिकम्बाइन करके खत्म हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता रिकम्बिनेशन अकर करती है और आपका ये जो करंट है रिकम्बिनेशन, और फिर ये ऑब्वियसली इसके अंदर एक नेगेटिव पीक की नेगेटिव करंट की भी इसमें कोशिश की जाती है, और इसको फिर ये रिमूव करके आपकी और जो वैल्यू है डिवाइस जो है उसको अगेन टर्न ऑफ में रिपीट कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि करंट जो है वो आहिस्ता से डिके करके जीरो हो जाएगा, और आपके पास जो है नोड टू कैथोड पे आपकी जो एक्स्ट्रा जो वोल्टेज है वो अपेयर करेगी। तो इन दिस वे आपके पास जो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ द थायरिस्टर इज कम्प्लीटली डिफाइंड। तो मैंने यहाँ पे जो है देखा कि किस तरह टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स और टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करती हैं मिलके वो किसी से कम्प्लीटली डिफाइन की जा सकती है। थैंक यू।